सभी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये नववर्ष हम सभी के लिए और अखंड भारतवर्ष के लिए मंगलमय हो। साथियों, 39 दिन हो चुके हैं, 39 डेज। 57 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। करनाल के संत बाबा राम सिंह जी, फजिल्का से अमरजीत सिंह जी और कल उत्तराखंड के हमारे किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने किसानों के समर्थन में अपने देह त्याग दिए। इसके अलावा 57 से ज़्यादा लोग दिल्ली के बॉर्डर पे इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बात करती है, फिर 5 दिन बाद आगे की एक नई डेट दे देती है। सवाल ये नहीं है कि 5 दिन बाद की क्यों, कि हो सकता है सरकार के नव वर्ष की व्यस्तताएं हो, उनके कार्यक्रम हो, नया वर्ष मनाना हो मंत्रियों को, इसलिए उनके पास समय ना हो तो वो प्रतिदिन बात ना कर पाएँ। प्रतिदिन जब भी बात करती है 5 दिन आगे की डेट दे दी जाती है। मैं आज उस विषय पे बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो सभी शहीदों को, और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बॉर्डर पे लोग जिनका देहांत हो रहा है, स्वर्गवास हो रहा है, उनको शहीद मानता हूँ। उन शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, जो संत, जो किसान, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस आंदोलन को ताकत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात प्रारंभ करूँगा। कल जब शहीद भाई, किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने शहादत दी तो उनके नोट में क्या लिखा था कि कब तक हम इस सर्दी में बैठेंगे, ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए जान दे रहा हूँ ताकि कोई हल निकल सके। ये उनका नोट था जो उन्होंने छोड़ा है। उसी नोट को आगे ले जाते हुए मैं इस निष्ठुर और निर्दयी सरकार को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और सारी बातों के तथ्य हैं। आपको जो प्रेस नोट मिलेगा उसमें उन सारे आंकड़ों का लिंक होगा। एक तरफ तो जो किसान बैठे हैं चारों तरफ के बॉर्डरों पे, भले ही वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, पंजाब हरियाणा से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, राजस्थान से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, लाखों की संख्या में किसान वहाँ पर बैठे हैं। उनकी बात, उनके प्रति सरकार की कोई किसी भी तरह की उनके प्रति एम्पैथी नहीं है, एपैथी है। तो मेरा आज का ब्रीफिंग का टाइटल है एपैथी फॉर फार्मर्स एंड एम्पैथी फॉर सूट बूट फ्रेंड्स, और मैं दोनों को प्रूव करूंगा आज। आरंभ करूंगा मैं सन 2016 से, और कंपनी का नाम है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और सारे आंकड़े दूंगा, और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेज में जो ब्यौरे दिए उनसे आंकड़े निकाल के आपके सामने रखूंगा। ये AALL कंपनी 2016 में स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है, उसने AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को इवैल्यूएट करा, और 17-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये उनका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, वी बिकम ए साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। 17-18 में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा। 17-18 में वो लिखते हैं कि हमको अब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशियल साइट्स हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में अडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 18-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा।
अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL, जो जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने MSP की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या किसान अपनी जो बात को लेकर सीमाओं पर बैठे हैं, क्या उनको MSP की लीगल गारंटी विद द सेम इन्फ्लेशन क्लॉज नहीं दिए जा सकते? आप 30 साल की गारंटी दे देते हो एक बिजनेस की अपने दोस्तों को, और किसान की बात तक सुनने के लिए आपको 5-5 दिन का समय नहीं मिलता। भयंकर बारिश, ठंड में, इस विपरीत हालात में किसान अपने बॉर्डरों पे बैठा है, दिल्ली आने के लिए वो वहां बैठा है, अपनी बात सुनाने के लिए बैठा है। आप 5-5 दिन गायब हो जाते हो, बीच में 22 दिन तक आपने कोई वार्ता नहीं की उनसे। दूसरी बात, और यह भी बहुत आज का दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में पहले यह बोला गया किसानों को सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि 60 लाख मैट्रिक टन धान हम खरीदेंगे। तो किसानों ने, जो राज्य सरकार जो खरीफ का जो आउटपुट होता है, जो इसको सेंट्रल पूल की परचेज कहते हैं, उसके अनुसार उन्होंने एक मंतव्य जाहिर किया। तो राज्य सरकार ने उस आधार पे चालू किया प्रोक्योरमेंट। 60 लाख मैट्रिक टन की बात करने वाले, जो राइस का प्रोक्योरमेंट की बात करने वाले 47 लाख 47 लाख मैट्रिक टन के बाद बोलते हैं अब रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बार बार देश को आके बोलते हैं कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्यों रुका गया है? छत्तीसगढ़ में किसानों को ये वापस क्यों लौटाया जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है? इसका मतलब आपने अभी तक प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं किया है। आपने चावल का प्रोक्योरमेंट 60 लाख मैट्रिक टन का, जिसका आपने मंतव्य जाहिर किया था, वो अभी तक आपने चालू नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 47 लाख मैट्रिक टन 12 लाख फार्मर्स से अभी तक खरीदा, पर उसके बाद अब बोलते हैं कि हमारे पास खरीदने की जगह नहीं है। क्या ये AALL जब स्टोरेज बनाएगा जब ही खरीदने की जगह आएगी क्या? जब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ये AALL की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये छत्तीसगढ़ में अभी इनके स्टोरेज नहीं है। क्या ये स्टोरेज बनेंगे जब ही आप वहां के किसानों का स्टोर करोगे FCI के माध्यम से, जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे? एक तरफ MSP की लीगल गारंटी पे बात नहीं बनाई जाती है, दूसरी तरफ बार बार किसानों को कहा जाता है कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? और ये तो उस समय के हालात हैं जब 39 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, उस समय ये हालात हैं। उसके अलावा क्या होता होगा आप और मैं समझ सकते हैं, इस किसान की व्यथा को समझ सकते हैं।
इसीलिए मैं बार बार, लोग कहते हैं कि सरकार किसानों को बिल समझा नहीं पा रही है। मैं कहता हूं किसान बिल इस बार पूरी तरह से बिल में जो लिखा हुआ है और बिल के जो भाव है दोनों को समझ चुके हैं। देश आज उनके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये जिस तरह से रोज प्रतिदिन चीजें बाहर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के उदाहरण आप सब लोगों से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा, एग्जैक्ट बताऊं तो 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से पिछले 6 महीने में से 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई। 143 कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से कम हो गए। देवास की बात बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश के देवास में एक घटना घटित होती है और ये घटना आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए नए जो कृषि बिल है उनकी बात कही जा रही है। देवास की घटना में यह कहा जाता है कि 22 किसानों से 2581 क्विंटल दलहन खरीदने की बात की जाती है और 2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू होती है। वो जो व्यापारी है वो किसानों की उपज लेके फरार हो जाते हैं और ये वहां पे खरीदा 2500 एक क्विंटल से ज्यादा उनसे दलहन खरीदा गया। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। आज की एक और समाचार पत्र आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियों ने फसल लगवाई लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब खरीदने से आनाकानी कर रहे हैं। यही तो इन तीनों बिलों में लिखा हुआ है। बार बार सरकार बोलती है कि भाई इससे नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि ये प्राइवेट व्यापारी किसानों की उपज लेके फरार हो गए 2 करोड़ से। नुकसान ये होगा कि आज कंपनियों ने फसल तो लगवा दी और अब क्वालिटी का हवाला देकर उनसे खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। नुकसान ये होगा कि मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से 47 परमानेंटली क्लोज डाउन हो गई 6 महीने में, क्योंकि ये तो ऑर्डिनेंस के रूप में ये लग चुका। और हो क्या रहा है इस दौरान, हो क्या रहा है, AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जिसको अचानक से उसको बिजनेस मिलता है, अचानक से उसको 30 साल तक के स्टोरेज के काम दे दिए जाते हैं, उसको पर टन स्टोरेज का रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है, उसको 30 साल का ठेका दे दिया जाता है, उसको पर टन स्टोरेज का रेवेन्यू इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाता है ताकि रोज रोज बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के किसान को कहा जाता है हमारे पास जगह नहीं है, हम आपका चावल रख नहीं सकते। खरीदना तो दूसरी बात है, आपके पास वहां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जगह नहीं है खरीदने के लिए, और आपने 60 लाख मेट्रिक टन उनसे चावल खरीदने का एक इरादा जाहिर किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बार बार भारत सरकार के नेता, जो पदाधिकारी है, भले ही वो कृषि मंत्री हो या वाणिज्य मंत्री हो, उनको चिट्ठियां लिख के उनसे मिल के ये मांग उठाई कि भैया ये हमारा चावल क्यों नहीं खरीद रहे, आपने 60 लाख मेट्रिक टन का हवाला दिया था। अभी तक उनकी इन चिट्ठियों पर, उनके मंतव्यों पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार तो न्यू ईयर में है। 4 तारीख को बात करेंगे किसानों से, क्योंकि 1, 2, 3 तो हम न्यू ईयर के हैंगओवर में रहते हैं। इस तरह जब बड़े बड़े हमारे संत समाज के लोग आज किसानों के समर्थन में आ गए, जब हमारे 57 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी निष्ठुर सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए हमारी मांग है, और अब मैं मांग बोलता हूँ। नंबर 1, FCI ने छत्तीसगढ़ में क्यों स्टोरेज से मना किया? क्या इसलिए मना किया कि सूट बूट के दोस्तों की वहां स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है? मेरी दूसरा सवाल है, क्या किसान अपनी आवाज जो वो उठा रहे हैं, क्या सरकार उनको पीड़ित कर रही, उनको दंडित कर रही है अपनी आवाज उठाने के लिए? मेरा तीसरा कंसर्न है, और कांग्रेस पार्टी का तीसरा कंसर्न है, दैट why has the government in such a rush to award majority of the food grain to their friend? अपने दोस्तों को ये फूड ग्रेन के अचानक से 17-18 में उस AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को अचानक से क्यों ठेके मिलने चालू हो जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है? क्यों वो अचानक से अपनी कंपनी को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए?
हम मांग करते हैं कि कृपया करके हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाएं, एपैथी नहीं एम्पैथी। हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाते हुए हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया है। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं। मध्य प्रदेश में 269 में से 47 कृषि उपज मंडियां, सरकारी कृषि उपज मंडियां परमानेंटली बंद हो गई है। मध्य प्रदेश में 143 269 में से सरकारी कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। मध्य प्रदेश में देवास में जो व्यापारी है वो किसानों के 2,500 क्विंटल से ज्यादा दलहन को लेके 2 करोड़ जिसकी मूल्य है उसको लेके गायब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। ये देखिए, कंपनियों ने फसल तो लगवा दी लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब अन्नदाताओं से वो फसल नहीं खरीदी जा रही है। असली मंतव्य किसान और भारत का प्रत्येक नागरिक इन 3 काले कानूनों का अब जान चुका है। जब आप अपने दोस्त को फॉरवर्ड के सारे रेवेन्यूज के गारंटी दे सकते हो, उसके पैसों को आप उसके जो रेवेन्यूज की गारंटी दे सकते हो, और ना केवल गारंटी, इन्फ्लेशन के साथ वो पैसा भी बढ़े ऐसी व्यवस्था कर सकते हो, तो हिंदुस्तान का किसान तो आपसे एक ही बात मांग रहा है कि मेरी फसल की मुझे लीगल गारंटी दी जाए। उसको देने में आपको अभी भी 39 दिन बीतने के बाद भी आपकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आप बार बार उसको नई डेट दे रहे हो। जब हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि इन 3 काले कानूनों से मुझे नुकसान है, और अब तो उदाहरण आने लग गए, और आप बार बार कहते हो कि हम उसको रिपील नहीं करेंगे, हम उन एक्ट्स को वापस नहीं लेंगे, संशोधित करेंगे। क्यों संशोधित करेंगे आप? जब उसका नुकसान हो रहा है किसान को, तो आपको उसको वापस लेना पड़ेगा। और मेरा आप सबके माध्यम से एक सवाल है सरकार से, बहुत वाजिब सवाल पूछ रहा हूं। आप सब लोग बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हो देश के, आपने पार्लियामेंट्स भी कवर करी है बहुत वर्षों तक। आप मुझे ये बताइए, ऐसा एक उदाहरण पूरे दुनिया में बता दीजिए, देश नहीं कह रहा हूं पूरी दुनिया में, जहां पे सरकार एक एक्ट को इनेक्ट करने के बाद 1 महीने बाद बोलती हम संशोधन को तैयार है। इसका मतलब उस एक्ट में प्रॉब्लम है। 1 महीने के अंदर आप अगर संशोधन के लिए तैयार हो, इसका मतलब दैट एक्ट हैड ए प्राइमरी इश्यू विथ इट। उस प्राइमरी इश्यू को आपको रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो संशोधित नहीं हो सकता। उसको आप वापस लीजिए और नए कानून किसानों के साथ बैठकर बनाइए। नए कानून संसद में सांसदों के साथ बैठ के बनाइए। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करके वॉइस वोट से कानून मत बनाइए, वोटिंग करवाइए। लोकतांत्रिक परंपराओं को साथ में लेकर नए कानून बनाइए। ये हमारी मांग है और यही हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूं। देखिए, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तान की प्रमुख विपक्षी दल के कार्यकर्ता होने के नाते, अगर इस सर्दी में मैं आपको विश्वास दिला के बोलता हूँ, मैं आधा घंटे भी इस बारिश और सर्दी में खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पे लाखों लोग खड़े हैं बॉर्डर्स पर। अगर 1 घंटा भी अगर हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हमारे अन्नदाता अगर वहाँ खड़े हैं, तो मुझे लगता है इन सब का दोषी कोई है तो वो भारत की सरकार है ना। मुझे बार बार मैंने अपनी वार्ता में भी आपसे सवाल पूछा, 5 दिन का अंतराल क्यों सेकंड राउंड के लिए, 8वें राउंड के लिए? 6ठे से 7वें राउंड की बातचीत में 22 दिन का अंतराल क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है सरकार के। सरकार ने ये सोचा कि थका दो और भगा दो की नीति काम कर जाएगी, पर ना तो ये अन्नदाता थकने वाले हैं और ना हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान भागने वाले हैं। वो वहाँ पे किसी और के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार और हिंदुस्तान के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के फ्यूचर की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि 30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल बिजनेस
सालाना जीडीपी में 30 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। वो हम नहीं चाहते कि वो चुनिंदा एक दो दोस्तों को एक प्लेट में सजा के दे दिया जाए। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया आज, ये 30 साल का ठेका मिल जाता है स्टोरेज का, उसमें इन्फ्लेशन लिंक्ड रेवेन्यू बढ़ती रहती है। मैंने आपको उदाहरण दिया उस कंपनी के, क्योंकि वो सूट बूट के दोस्त हैं मौजूदा सरकार के। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरह वो 16 से 17 से 18 से एकदम प्रफुल्लित पल्लवित हो जाते हैं कि अब तो ये बिजनेस हमको मिलने वाला है। इसके अंदर वो किस तरह से एंट्री करते हैं मैंने आपको सिलसिलेवार, और उन्हीं के ये जो आंकड़ा जो मैंने आपको दिया, डिटेल्स जो मैंने आपको दी, वो उन्हीं का जो प्रेजेंटेशन है जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने दिया, उसी के हवाले से दिया और कहीं से नहीं लाया मैं। तो मुझे ये लगता है कि किसानों की बात सरकार को एम्पैथी के साथ अपना राजहट को छोड़े, किसानों की बात को समझे। प्रधानमंत्री जी को वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन करें। आज वापस वाजपेयी जी तो नहीं है, कोई जो बुजुर्ग है, अब तो बुजुर्गों को तो उन्होंने भेज दिया, उनकी बात तो वो सुनते नहीं है, पर कोई है तो उनको समझाएं कि ये राजहट छोड़े, किसानों से बात करें, तीनों काले कानूनों को वापस लें, और जिस तरह उन्होंने अपने दोस्तों को रेवेन्यू की गारंटी 30 साल तक दी है, हिंदुस्तान के किसानों को भी उनकी उपज के सही मूल्य की गारंटी दें। I think India is a democratic country, and in democracy, the voice of the people is supreme. In democracy, the personal egos doesn't have any space. The voice of the people of our country is supreme. And when the voice is from 62 crore Annadata, it is supreme to supreme. So I think government should please take a stand where they should provide justice in the same manner which they had provided to Adani Agro Logistics Limited. They should give legal guarantee of MSP to the farmers of our country. Number two, that if they want to enact any farm law, please make the provisions after discussing with the farmers, number one. And second, once that provisions are made, have a democratic style discussion in both the houses of parliament. It should not be इनको निष्कासित कर दो और मैंने पास कर दिया. This is not the history of India's parliamentary procedures. We have stalwarts in our parliamentary democracy. Across the world, people used to tell across the world that India's parliamentary democracy had the great merits. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.